हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ओम्स लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिर से पढ़ेंगे ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म में, एम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग फिर देखेंगे कुछ टॉपिक्स। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले एक और भी चीज़ आएगी, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें करेंगे, लेकिन फर्स्ट ओम्स लॉ का कंडीशन देखो। हम लोग बोलेंगे, जैसे क्लास 10 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ओम लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में हम फॉलो कैसे करते हैं? व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। वो फिजिकल कंडीशंस क्या होते हैं? लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे जब अगर रिमेन करेंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। ओम्स लॉ का जब हम स्टेटमेंट सोचेंगे तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में हम लोग ये बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द potential difference across the conductor is directly proportional to the flowing current through the conductor, flowing through the conductor। ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी कि डेल्टा भी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर से, सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर और इसमें एक करंट फ्लो करता है, ठीक है, दिस इज द आई, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया डेल्टा भी, then delta V is directly proportional to I, and delta V is equal to IR, where R is resistance and it is constant। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन डेल्टा V एंड I, वी विल ऑलवेज गेट ए स्ट्रेट लाइन। जब हम लैबोरेटरी में एक ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में, या ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह और इसमें बैटरी में सेल वगैरह अटैच कर हम लोगों ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे हम देखेंगे उसकी करंट की रीडिंग क्या होती है, उसको लिखते जाते हैं। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे उसके करंट के रीडिंग को रीड करके और जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, देन वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन शो दैट दिस
straight line shows that delta V is directly proportional to I, and the slope, suppose that this is theta, this theta is considered as delta V by I, and this is tan theta, और इसी को m बोलते हैं, और इस केस में ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r, and this is always constant. One thing more, you can see that there is written delta V and delta I. अब ये ओम्स लॉ कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या है? डेल्टा V that is a potential difference, and you know that the potential difference is a scalar quantity, and I is also a scalar quantity because it does not follow the vector law of addition, and if this does not follow the vector law of addition, that's why this is the scalar form of the Ohm's law. This is the scalar forms of Ohm's law, and now we are going to prove the Ohm's law. ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई तो हम लोग Ohm's law के प्रूफ को करेंगे. अब देखो, प्रीवियस जो लेक्चर्स था वो सारे लेक्चर्स के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा याद होगा तो हम लोग इस चीज को करेंगे. ठीक है, देखिए डेरिवेशन का फायदा क्या होता है, एक एक स्टेप्स अगर आपको याद रहेंगे तो सब कुछ हम लोग आसानी. जैसे मैंने बोला कि I इज इक्वल टू V D E N A, सबका यूजुअल मीनिंग्स तो याद होगा. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E मींस द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, N means the number of electrons on per unit volume, and A is the cross sectional area. Clear? जब इतनी चीजें हो गई, अब एक चीज और भी याद होना चाहिए. हम लोग जब स्टार्ट किए थे VD, तो VD के लिए हमारा आया था VD इज इक्वल टू A टाउ. ठीक है, और यहाँ पे हमने A का वैल्यू जो निकाला था माइनस E, ठीक है, माइनस E कैपिटल E बाई M, ठीक है, यहाँ पे टाउ. और इस E का वैल्यू जो था इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, E को हम लोगों ने बोला था V बाई L, तो यहाँ पे हम लोग लगते थे माइनस E V बाई ML टाउ. अगर इस चीज को मैं यहां ले आकर रख देता हूं तो माइनस साइन छोड़ो, वो समझ गए होंगे कहां के लिए, E V, ठीक है, टाउ M L E N A, then I is equal to E square N A V टाउ बाई ML. ठीक है, और यू कैन राइट इट 1 बाई I is equal to ML बाई E square N A V टाउ. Now you can write it V by I is equal to ML N E square A टाउ. ये चीज आ गया. V by I means what? V by I means होता है रेजिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V by I is equal to resistance R. So you have to prove that what is R? R is a constant quantity, and if we are able to prove this, R is a constant quantity, if we are able to prove these all quantities are constant, ठीक है ना, तो हमने सबका यूजुअल मीनिंग समझना है. और आप देख सकते हो दिस इज M. M मीन्स व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? You know that the mass of anything that is always constant quantity, so this is constant. Okay, what is this L? L means length of conductor. Length of conductor means what? अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या होगा? उसका लेंथ जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, चलो
ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम्स का मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज ना करें, टेम्परेचर को इंक्रीज ना करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतने ही निकलते रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक्स्ट्रा तो निकलने वाला है नहीं। तो दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन our all the physical quantities remain constant. Okay, now next this is E. E means charge of electron, this is also a constant quantity. Next A, cross sectional area. What is, if the constant temperature is a constant, everything is constant, all the physical quantity is constant, then it is unaffected, the cross sectional area is unaffected, so A is also constant, so this is also constant. Okay, now this is tau. What happened when temperature T is constant, then tau is constant. Tau means time of relaxation, time of relaxation between two successive collision, then you can see that if all the physical quantity is constant, remain constant, then what happened, then V by I means these things are constant, so you can say that delta V by I is equal to constant and this is R, so you can say that delta V is directly proportional to R. In this way we can prove the physical scalar proof, we are able to prove the Ohm's law. This is scalar Ohm's law, ये scalar form में हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। Now before starting the Ohm's law in a vector form, proof of the Ohm's law in a vector form, we have required something. वो क्या होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को थोड़ा सा वेक्टर की हमें नॉलेज होनी चाहिए। करंट डेंसिटी, इसको क्लीन करो। Current density is denoted by J. It is current density. It is denoted by J. It behaves just like a current, but this is the vector form. Just potential difference. Potential difference है scalar quantity, और जब हम इसका यूज करते हैं तो ये भी, अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो हमें E मिलता है, वो भी आपके V की तरह ही बिहेव करता है, बट इसको हम लोग E दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म। उसी तरह ये करंट जो होता है उसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखाएंगे तो J बोलेंगे, एंड J इज इक्वल टू I बाई A। J इज इक्वल टू I बाई A। ठीक है, अब ये I बाई A होता कैसे, देखो, जैसे सपोज करो कि ये एक कंडक्टर हुआ, ठीक है, कंडक्टर से ये ऐसे करंट जा रहा है और यहां पे ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो J इज इक्वल टू I बाई A, दिस इज द करंट डेंसिटी। अब हमें ये बताइए, अगर सपोज करो कि ये करंट ऐसे जा रहा है और हमको जो स्टडी करना है वो मेरा जो सरफेस है ऐसे ना होकर ऐसे जाए, सरफेस ऐसे हो जाए, ठीक है। तो सरफेस जब अगर इस तरह से हो गया तो क्या ये परपेंडिकुलर है इस पे, जैसे यहां चीजें, ठीक है,
तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमको ये इसकी परपेंडिकुलर हमें लेना है। क्या ये परपेंडिकुलर है? नो, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर क्वांटिटी नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म किया यहाँ पे, हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब हम लेंगे तो ये होता है, देखो ये चीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है, आई कॉस थीटा। ये एंगल कितना होगा? आई कॉस थीटा। तो फिर मेरा जे की वैल्यू जो होगी वो आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। मीन्स हमें जो करंट लेना है, ठीक है, करंट जो लेना है वो उसके साथ जो सरफेस होना चाहिए वो हमेशा जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि जो भी करना होना चाहिए जे, वो हमेशा डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ आई। जे का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा जो आई का डायरेक्शन होगा उसी के लिए होना चाहिए। अगर सपोज करो कि आई का डायरेक्शन सरफेस के डायरेक्शन से थोड़ा सा एंगल फॉर्म करते हुए हो रहा है, ठीक है, एंगल फॉर्म करते हुए, जैसे मैं आपसे एक चीज बोलूं, फिर से एक चीज देखिए, ठीक है, अब हमारा होना तो कैसे चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एंगल कैसा बन गया? यहाँ पे थीटा बना। थीटा बना तो इसका कंपोनेंट दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट देखो ये ऐसे, ठीक है, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट जो होगा, ये ध्यान से देखिए, ये मेरा एंगल, ये एंगल है, इसके परपेंडिकुलर मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? आई, ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। क्या चीज होगा? ए कॉस थीटा। तो इस चीज को हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। अब एक चीज और भी लिखना है जो कि आप लोग लिखना होगा, लिख लीजिए थोड़ा सा पहले से हम बोल रहे हैं। जैसे एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो एंड एरिया वेक्टर, इसमें एक एरिया वेक्टर भी होता है। ए एरिया शुड बी perpendicular to current flow and a area vector should be same as the flow of current। अब आप देखो, अगर इसका ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, सेम होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा एरिया है और ये करंट फ्लो है तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर होगा तब चलेगा, और नहीं, ध्यान से देखिएगा, और अगर नहीं तो हमें अगर एरिया वेक्टर लेना है तो एरिया वेक्टर ये होगा। फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे ये इस तरह से एरिया कंसीडर कर लिया, करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन अगर इधर है और ये एरिया जो होना चाहिए इस पे एकदम परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर से ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इस एंगल इस एरिया का परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा होना चाहिए। और अगर हम ये देखते हैं कि नहीं ये तो थीटा बना, देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन ये,
ठीक। अगर एरिया वेक्टर की हम बात करें तो ये एरिया वेक्टर देखो ये चीज है, ठीक है। एरिया वेक्टर किधर बनेगा, एरिया वेक्टर जो भी बनेगा ध्यान से देखते रहिए, एरिया वेक्टर जो होगा वो वहां से थोड़ा सा इस साइड में बनेगा। तो ये एंगल थीटा और ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा दैट इज आल्सो थीटा। तो इस केस में अगर इसको लेंगे तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा ही होगा। तो चाहे आप एरिया वेक्टर कंसीडर करो या एरिया लो, तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर द फ्लो ऑफ करंट और एरिया वेक्टर शुड बी द सेम टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो मेरा J का वैल्यू हो जाएगा J इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, J इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, ये चीज लिख देंगे। अब इसमें एक और रिलेशन हो सकता है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि J ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आई और I इज इक्वल टू J डॉट ए, J डॉट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, I इज इक्वल टू J डॉट ए, इसका मतलब J ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका होता है एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर अब ये चीज समझ में आए तब हम लोग इसका वेक्टर प्रूफ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब देखो इसका वेक्टर प्रूफ कैसे करेंगे, ये सी चीज हो गया तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं। Ohm's law in vector form, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम इसी चीज को इसमें अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ले तो हम इसको क्या लिखेंगे E, और इस फॉर्म में अगर कोई चीज लेते हैं तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा J, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे रो। J E is equal to J A, where E is the electric field intensity and J is the what is J? J is the current density and rho means resistivity। अब एक चीज और भी पता है हमें, resistivity is directly inversely proportional to conductivity, so rho is equal to 1 by sigma, या sigma is equal to 1 by rho, sorry, sigma is equal to 1 by rho। Then you should write here J is equal to E by rho, then J can be written as a sigma। एक ये भी रिलेशन है और एक ये भी रिलेशन है, और ये रिलेशंस अगर आप लिखने जान गए, ठीक है, तो फिर हम इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम इसका प्रूफ आपको करते हैं। अब देखो हो गया, इसको क्लीन करें, इसका प्रूफ हमको आपको देना है। प्रूफ देने के लिए सबसे पहले हम आपको देते हैं, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि V बाई आई इज इक्वल टू ml NE स्क्वायर टाउ ए, इतना हमने प्रूफ किया था। कोई दिक्कत?
यहाँ v बाई आई इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ तो अभी जस्ट हमने प्रूव किया। नेक्स्ट इसी चीज को अगर हमको लिखना है तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, और चेंज इन सेंस ऐसे लिखते हैं कि v बाई आई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि v बाई एल लिख देते हैं। यहाँ पे v बाई एल लिख देते हैं और यहाँ पे m रहने देते हैं, यहाँ एन ई स्क्वायर टाउ, और ये i चला जाता है यहाँ पे i बाई ए। अब आप देखो v बाई एल, देन यू कैन राइट इट e और m एन ई स्क्वायर टाउ। ये चीज क्या था तुम्हारा, ये चीज दिस इज J करेंट डेंसिटी I बाई E, और इसकी वैल्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं। आप देखो इधर, यहाँ पे फिर से देखिए V बाई आई इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। V बाई आई को हम लोग क्या लिखते थे, R लिखते थे। R का वैल्यू क्या होता था, R इज इक्वल टू L बाई ए एम एन ई स्क्वायर टाउ, इतना होता था। तो R इज इक्वल टू L बाई ए रो लिखते थे। इट मीन्स रो का वैल्यू क्या होता था, एम ई स्क्वायर टाउ, एंड देयर इज आल्सो m by n e square tau. So you can write here J E is equal to tau. तो ये एक रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट E is equal to, इसको हम लिखते हैं 1 by sigma and this is J. So J is equal to E sigma. This is also one relation. ठीक है, this is the vector form of the Ohm's law, और वो वाला कौन सा था, स्केलर फॉर्म ऑफ द Ohm's law। बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग देखते हैं। क्या Ohm's law डिस्कशन करते हैं, क्या Ohm's law each and every conditions, you see Ohm's law each and every conditions, क्या सारे के सारे कंडक्टर जो होते हैं Ohm's law को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। देखो हमारे सिलेबस में 95% ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि Ohm's law फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। मतलब द कंडक्टर व्हिच फॉलो द Ohm's law दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ठीक है, कुछ जो होते हैं जो Ohm's law के रूल्स को नहीं भी फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, हमने कहा कि डेल्टा V एंड I में ग्राफ खींचा, देखो ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहां तक तो वो Ohm's law को फॉलो करती है, बट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ध्यान से देखना, अगर एक्सपेरिमेंट करते हो, लगातार रीडिंग लेते जाते हो लगातार, और आपने एक बार भी स्विच ऑफ नहीं किया, तो लगातार करंट फ्लो होगा कंडक्टर से, तो क्या होगा, एट लास्ट इट क्रिएट द हीटिंग इफेक्ट इनसाइड द कंडक्टर, और जैसे ही हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। देन व्हाट हैपन, आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कर्नल से जो सक्सेसिव कोलिजन करते हैं, उनका सक्सेसिव टाइम इंटरवल, जो रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल है, वो डिक्रीज करता जाएगा, और जब डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर में टर्म होता है, डिक्रीज करेगा, तो सीधी सी बात है कि Vd की वैल्यू जो होगी, जब जैसे वहां पे हमने बोला कि जब ये डिक्रीज करता जाएगा तो फिर क्या होगा, करंट जो है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। उसी तरह से एन भी इफेक्टेड होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो ये सारे इफेक्ट होने लगेंगे। तो ये हाई टेम्परेचर पे जब होगा तो ये कंडीशंस होते हैं। ठीक है,
कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं डायोड। डायोड में, तो डायोड में अगर हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से, डायोड, ठीक है, इसमें होता है डायोड, आएगा आपको पढ़ने के लिए जब हम सेमी कंडक्टर पढ़ाएंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी, तो उसमें हम आपको डायोड्स और डायोड से आपकी बहुत सी चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है, अब वो सब चीजें होंगी। तो हम लोग जब पढ़ेंगे डायोड, तो डायोड के केस में हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड है, तो इसमें जो बनेगा करंट दिखाया जाता है इस तरह से, इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से आएगा, इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां पे जो आएगा एमएल करंट जो होगा एम ए मिली एम्पियर्स में शो करता है, मतलब कुछ समय तक वो करंट नहीं देखेगा, नहीं दिखाएगा और एकाएक फिर उसमें दिखाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आई रहता है और यहाँ पे डेल्टा भी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है, और इसमें निगेटिव भी दिखाता है, ठीक है। निगेटिव क्या होगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और इसमें जब होगा तो कुछ ऐसे का करके आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो चीज होता है रिवर्स बायस्ड होता है। These are not follow the Ohms, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, इसको, ये बहुत पॉपुलर है। एक और होता है जो गैस के केस में दिखाया जाता है, वो उनका अगर ग्राफ देखोगे तो इस तरह से होता है। इसमें देखो, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड में, यहाँ पे निगेटिव रेजिस्टेंस भी शो करता है। यहाँ पे जो करने का मतलब ये जो दिखेगा, हाँ देखो ये मिली एम्पियर में है, और यहाँ पे ये शो करेगा माइक्रो एम्पियर में, ये मिली एम्पियर में ऊपर जाता है और नीचे माइक्रो एम्पियर्स में। ये गैस वाला जो कंडीशंस है वो वोल्ट और आई में जब हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ पे जो होता है डाउनवर्ड में भी जाता है, ये करंट जो होता है वो आई है और बी है, देखो ये नीचे की साइड में ये निगेटिव करंट का भी कंसेप्ट इसमें आता है। तो इस तरह से ये तुम्हारा न्यूटन्स फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड ये डायोड्स का भी, ये अभी हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने बता दिया कि सब दे आर द एग्जांपल्स ऑफ अनओमिक कंडक्टर, मतलब कि जो ओम्स के लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप देखते रहिए।